Hello everyone, my name is Lavpreet and we are already done with the microanalysis of atomic structure and chemical bonding of paper 1. Now we are moving forward to paper 2, first portion, that is delocalized chemical bonding and aromaticity. अगर हम सिलेबस की बात करें, जो CSC IAS का जो सिलेबस होता है उसमें आप देख सकते हैं, और जो IFS का सिलेबस होता है उसमें एक डिफरेंस है बस। यहाँ पे केकुलिन जो है मेंशन है, लेकिन अभी तक केकुलिन से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। फिर हम बात करें जियो केमिस्ट के प्रीलिम्स और मेंस की, तो वहाँ सिलेबस में तो ये नहीं है प्रजेंट में, बट जो ओल्ड पेपर्स होते थे उसमें क्या है, सिलेबस में मेंशन था, तो कुछ क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए हैं, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। एरोमेटिसिटी चैप्टर के बारे में एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें आपको जो है कुछ बुक्स में जो है कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, उसके रिगार्डिंग कुछ अलग अलग क्राइटेरिया मिल सकता है डिफाइन करने का, और कुछ कंपाउंड को कुछ बुक्स में एरोमेटिक बता दिया है, कुछ में नॉन एरोमेटिक बताया है। तो इसके रिगार्डिंग जब भी आपको यूपीएससी का जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। और जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको दोनों आंसर लिखने हैं, जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर है, और जो हक्कल रूल है या फिर जो नॉर्मल हमारा कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका माइक्रो एनालिसिस। तो इसके जो फर्स्ट जो बेसिक की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर करने हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट्स होते हैं वो यहाँ देख लेते हैं। तो पहला बेसिक होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर मान लो कि पहला होता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड को हम डीलोकलाइजेशन में काउंट करते हैं, एक पाई बॉन्ड को, एक को नहीं करते हैं। जैसे अगर केस देखें तो एल्काइंस का, और अगर हम दूसरा देखें तो बेंजाइंस में भी, ठीक है, ये होता है। फिर होता है जो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इस वाले कंसेप्ट से पूछे जाते हैं कि अगर कोई एटम है जिसके पास दो लोन पेयर है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो इसमें से एक लोकलाइज्ड होता है और एक डीलोकलाइज्ड होता है। तो इस ऐसे वाले कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। फिर तीसरा होता है कि अगर कंपाउंड जो है उसमें एक एटम पे पास में डबल बॉन्ड भी है और लॉन पेयर भी है, जैसे प्रीडीन का एग्जांपल ले लें, तो ऐसे केसेस में जो लॉन पेयर होता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर टू दी बॉन्ड एक्सेस हो जाता है, और उसको हम लोकलाइज्ड लॉन पेयर बोलते हैं। सिमिलरली इस कंसेप्ट पे भी आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या है, इफ़ एन एटम हैव डबल बॉन्ड अलोंग विथ चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हम चार्ज की बात करें, ठीक है, डबल बॉन्ड जो होगा ऐसे केसेस में वो इट विल बी डीलोकलाइज्ड, और जो चार्ज होगा वो भी लोकलाइज्ड होगा। सिमिलरली जो चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन है जैसे रेडिकल के केस में होते हैं तो वो लोकलाइज्ड होते हैं, वो डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं लेते हैं। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाते हैं, ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो जाते हैं। फिर हमारे को एक कंसेप्ट आता है नॉन हक्कल लॉन पेयर का और नॉन हक्कल डबल बॉन्ड का। तो ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो कंसेप्ट है इसको जब हम कभी मॉलिक्यूल दिखता है तो उसमें ये कीवर्ड्स लिखने हैं, ये दोनों जो कीवर्ड हैं, नॉन हक्कल डबल बॉन्ड और नॉन हक्कल लॉन पेयर वाला। फिर अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो उसमें सिमिलर कंसेप्ट होता है जिसको हम स्टीरियो केमिकली एक्टिव और इनएक्टिव लॉन पेयर बोलते हैं, लेकिन वो यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे हमें ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। फिर आता है कि अगर लॉन, जैसे ये मैंने बताया था कि नॉन हक्कल और हक्कल डबल बॉन्ड के केस में क्या होता है, तो ऐसे केस में एक और आता है कि अगर लॉन पेयर और डबल बॉन्ड जो है वो ट्राई जंक्शन का पार्ट हो। ट्राई जंक्शन मतलब कि ऐसा, मतलब एक एटम ऐसी जगह पे हो जहाँ पे उसका तीन साइड से बॉन्ड पेयर हो। उसमें एक होता है हमारा ट्राईसाइक्लिक, एक होता है क्वाड्रासाइक्लिक। ट्राईसाइक्लिक में जैसे ये हमारा है, और एक क्वाड्रासाइकिल में है। अब इसमें एक जो रूल होता है वो हमें थोड़ा याद रखना है, वो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन की एरोमेटिसिटी को हम जब डिस्कस करते हैं तो उसमें प्लेट्स रिंग पेरीमीटर मॉडल, मतलब जब हम इसमें डीलोकलाइजेशन की पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, जो पेरीफेरल मोइटी होती है उसी को हम काउंट करते हैं, हम इंटरनल पे जो डबल बॉन्ड या कुछ भी होता है उसको नहीं काउंट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हम इस कीवर्ड का मेंशन करेंगे। और यूपीएससी क्या करता है, थोड़ा बहुत स्मार्ट होता है, वो क्या करता है यहाँ पे डबल बॉन्ड देके ना हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार ये वाली जो रिंग है
ये जो है, अब हमें पता है ये जो एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन होता है तो उसका फॉर्म ये बनता है। तो हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा कि ये नॉन अक्कल डबल बॉन्ड है, जो कि कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, बट एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो ये कंपाउंड ऐसा दिखता है। तो हमें क्या करना है, इस कंपाउंड को ऐसे ड्रॉ करना है पहले, और फिर उसके बाद उसका जो है एरोमेटिसिटी जो है डिसाइड करना है। फिर हमें पता होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट्स रिएक्शंस के, जो हमें पता है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन होती है। तो सब्सटीट्यूशन में SN1 SN2 क्या होता है, ठीक है, कैसे डिफाइन होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो हमें थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि डायरेक्टली एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते भी हैं, बट ज़्यादातर जो फोकस हो रहा है ऐसे क्वेश्चनों पे हो रहा है जहाँ पे केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि डाइपोल मोमेंट हो गया, एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं, फिर क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स देंगे, उनमें बताएंगे कि जब इसका SN1 रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें जो रेट है वो एनहांस्ड मिलती है और एक में नहीं मिलती है, तो इस ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें उसमें क्या है, जब हम इंट्रो में कुछ लिखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सब्सटीट्यूशन और एडिशन रिएक्शन के बारे में लिखने के लिए कुछ होना चाहिए, उनके बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं, हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है एरोमेटिसिटी। इसी में हम एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी दोनों इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी में हमने जो हम नॉर्मली देखते हैं, एरोमेटिक हो सकता है कंपाउंड, ठीक है, होमो एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक, मीजो आयोनिक कंपाउंड और क्वाशी एरोमेटिक हो सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये हमें हर बुक्स में मिल जाते हैं जनरली, एक्सेप्ट अगर हम क्वाशी एरोमेटिक का बात करें तो मीजो आयोनिक, इन दो को छोड़ दो, अदरवाइज ये जो 4 कंसेप्ट है ये तो जनरली IIT JEE के कंसेप्ट है, ये थोड़े एडवांस कंसेप्ट है, तो ये हमें JEE मार्च में सब में मिल जाते हैं। इसके बाद अब रिसेंटली जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था वो था स्यूडो एरोमेटिसिटी के बारे में, ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। फिर आने वाले टाइम में ये सिग्मा और पाई एरोमेटिसिटी के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो उसके एग्जाम्पल के फॉर्म में हमें साइक्लोप्रोपेन, बोरेन और मेटल क्लस्टर, इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनमें एरोमेटिसिटी किस लेवल की है और कैसे डिसाइड होती है। फिर हमारा जो एरोमेटिसिटी में मेन जो कंसेप्ट आता है वो आता है हकल रूल का। हकल रूल में हमें, वो तो सिंपल सा है कि साइक्लिक होना चाहिए, उसके बाद में हमें क्या होता है कि एक प्लेनरिटी का कंसेप्ट आता है। प्लेनरिटी में 2 कंसेप्ट होते हैं, प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। उसमें प्लेनर के बारे में अगर हम डिफाइन करें किसी चीज़ को, तो वो प्लेनरिटी जो है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि रिंग कितनी फ्लेक्सिबल है, कैविटी का साइज क्या है, और पकरिंग ऑफ रिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे हम साइक्लोऑक्टा टेट्राइन में देखें तो उसमें पकरिंग का जो केस होता है। फिर यहाँ ही पे एक और कंसेप्ट आता है एंगल स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है, और एंगल का, बॉन्ड एंगल का, तो ये वाले हमें थोड़े पता होने चाहिए, क्योंकि ये हमें काम आता है डिफाइन करने में कि किस लेवल का हमारे पास पकरिंग होगा या नहीं होगा। फिर हमारे पास कंसेप्ट होता है कॉन्जुगेशन का और रेजोनेंस का। उसमें 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है पार्शियली कॉन्जुगेटेड होता है, एक होता है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होता है। तो इन दोनों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, और जो हकल रूल है वो बात करता है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम की। फिर हमारे पास एक जो हकल रूल में बोलते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में। लेकिन एक कंसेप्ट जो है काफ़ी पहले पूछा गया था, वो है कि एक्सेप्टेबल हकल नंबर जो होता है एरोमेटिसिटी के लिए वो 10n-2 होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा जा सकता है वापस, तो इसके बारे में आप एक बार देख लेना। ये कैसे आप करोगे, तो ये मैंने काफ़ी पहले इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, मैंने इसके नोट्स में भी, मतलब मैंने इसको PYQ टाइप में सॉल्व करके पहले जब हम आंसर राइटिंग करते थे तब किया हुआ है। तो आप लोग चाहो तो एक बार ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर करना कि कैसे ये हो सकता है और इससे आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, जनरली बुक्स में तो कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको एनालिटिकली थोड़ा स्किल अपना डेवलप करके इसको आंसर करना पड़ेगा। फिर आता है हमारे जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आज के टाइम में है, वो है कंसेप्ट ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल और वैकेंट d ऑर्बिटल का। जैसे बोरोन का केस हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस का हो गया, सल्फर का, सिलिकॉन का हो गया। तो यही 4 कंपाउंड ज़्यादातर रिंग में कहीं ना कहीं हेट्रोएटम रिप्लेस करके और इन एटम को प्लेस करके फिर हमें एरोमेटिसिटी पूछी जाती है।
फिर हमारे पास एक हक्कल का जो आता है वो आता है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे एरोमेटिसिटी डिसाइड करना। तो ये भी हमें आना चाहिए। फिर काफ़ी पहले, अब आई थिंक 1-2 साल पहले ये पूछा गया था, हक्कल मोबियस सिस्टम जो होता है, तो पीएमओ अप्रोच से इसमें पूछा गया था। जनरली ये पार्ट है पेरिसाइक्लिक का, लेकिन एरोमेटिसिटी इसी में भी आता है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एरोमेटिसिटी का पार्ट है, बट जनरली आप इसको पेरिसाइक्लिक में देखोगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि हक्कल रूल कब लगता है कब नहीं लगता है, या हक्कल रूल की लिमिटेशंस क्या है। अगर मान लो कि कैविटी का साइज़ अगर बढ़ गया या रिंग का साइज़ बढ़ गया तो क्या वहाँ पे हक्कल रूल अप्लाई होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में फिर यहाँ पे देखो, ये 2020 वाला मैंने जो पीएमओ अप्रोच से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये पेरिसाइक्लिक का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे देखो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, हक्कल रूल, ठीक है, सब कुछ आ गया है। तो ये हमें थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ना है कि हक्कल मोबियस सिस्टम में एरोमेटिसिटी कैसे डिफाइन होती है। उसके बाद आता है हमारे पास एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने का एक और रूल होता है, वो है क्रेग्स रूल, जो कि हमारे एजुलिन और उसके डेरिवेटिव जो सिस्टम्स होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। तो पहला हमें पता होना चाहिए कि कब इसको यूज करना है, ठीक है, नेसेसिटी क्या है इसकी, इस रूल की। तो हमें पता है नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड्स में जिनमें C2 सिमेट्री होती है, जैसे पेंटालिन, एजुलिन और हेप्टालिन, ठीक है। लेकिन यूपीएससी यहीं तक लिमिट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एजुलिन करेगा और उसके डेरिवेटिव्स उसको भी पूछेगा। तो ये हमें पता होने चाहिए कि कहाँ पे इस केस में क्या कर सकता है वो, कि कोई ना कोई रिएक्शन करवा के पोजीशन ऑफ अटैक पूछ सकता है इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, या न्यूक्लियोफाइल का। तो इस केस में ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं एजुलिन के और इनके डेरिवेटिव्स के, ये भी हमें थोड़े पता होने चाहिए कि वो रिएक्शन कहाँ पे करता है। फिर हमें एक कंसेप्ट होता है फ्यूज्ड रिंग सिस्टम का, उसका कॉमन नेमिंग कैसे होता है या यूपीएससी नेमिंग कैसे होता है, वो हमें पता होना चाहिए। फिर इसमें आजकल जो पूछा जाता है या फिर थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में इसमें थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे हम मात खा जाते हैं। जनरली हमें ये पता होता है कि एजुलिन है तो एरोमेटिक है या नहीं है। और ये भी एक और इसमें जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हकल रूल को अप्लाई करने लग जाते हैं इसमें, ठीक है, जब भी एजुलिन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि हकल रूल कब लगाना है कब नहीं लगाना है। फिर इसमें एक कंसेप्ट होता है कि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, अगर ओड होगा और इवन होगा तो एरोमेटिक, ओड होगा तो एरोमेटिक, इवन होगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। एक इस क्रैग रूल की जो खासियत है कि ये कभी भी एंटो एरोमेटिसिटी के बारे में बात नहीं करता है। अगर ये बात करेगा चाहे पेंटालिन हो, हेप्टालिन हो या आइसोलिन हो, तो या तो इन कंपाउंड्स को ये एरोमेटिक शो करेगा, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग, या इसमें नॉन एरोमेटिक निकल के आएगा, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं निकल के आएगा। फिर केमिकल बिहेवियर जो इन कंपाउंड्स के होते हैं, ठीक है, चार्ज सेपरेशन होगा तो डाइपोल मूवमेंट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, कितना ज़्यादा कौन सी साइट है वो एसिडिक प्रोटॉन जो है वो निकालने की पावर उसमें ज़्यादा होती है, कौन सी साइट से निकलेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है इस टॉपिक में। फिर एक और रूल अपना आता है जो है क्लेयर्स रूल। ये कौन से सिस्टम में लगता है, जो ऐसे सिस्टम जिसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके लिए होता है। इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं इनकी। इसी में एक कंसेप्ट आता है एनिलेशन इफेक्ट का, वो हमें पता होना चाहिए एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है। और एक जो इसमें ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, रिंग रेजोनेंस एनर्जी है यहाँ पे, सॉरी, रिंग एनर्जी नहीं है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या होती है वो इसमें पूछा जाता है जनरली एक कंसेप्ट। फिर इसमें एक हमें पता होना चाहिए डिसजॉइंट एरोमेटिक पाई सेक्सटेट्स जो है, जो बेंजीन लाइक मोइटीज होती है वो कैसे बनती है, उसको कैसे ड्रॉ करना है और ये होता क्या है, ये कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। सेक्सटेट का मतलब ऐसे जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं वो हमें पता होना चाहिए इसमें। फिर इसमें एक और चीज़ है, इसका इनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेमिंग। जैसे मान लो नेप्थलीन है तो नेप्थलीन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम कार्बन की पोजीशन है
वो कौन से कंपाउंड में कैसे देना है। फिर एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन में भी जो बेंजीन की मोइटीज़ होती है वहाँ पे कार्बन को कैसे पोजीशनिंग नंबरिंग करनी है उसको पोजीशन में। तो ये चीज़ें ज़्यादातर पूछते हैं ये। और यूपीएससी क्या कर सकता है कि वो डायरेक्टली बोलेगा कि पायरीन जो सिस्टम होता है उसमें जो पायरीन है वो एरोमेटिक होता है या नहीं होता है, डिफाइन करिए। तो आपको पायरीन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो इनके कॉमन नेमिंग के साथ साथ इनके स्ट्रक्चर्स जो है ये पता होने चाहिए। तो मैंने इतने कंपाउंड्स लिख के दिए हैं। जनरली आएगा तो ये ऊपर वाले 4 या 5 से आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं से आता है, लेकिन ये थोड़े बहुत ये भी पता होने चाहिए क्या क्या है। तो इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आप सीखना और इनको मेमोराइज करने की कोशिश करना। फिर आता है अपना फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम, ठीक है। ये ऐसा नया कंसेप्ट है जनरली जो हम जब भी हम एरोमेटिसिटी डिफाइन करते हैं तो ये हमारे एक वैल्यू एडिशन का पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है, हर कोई हक्कल रूल लगा के आता है, हक्कल रूल से एरोमेटिसिटी डिफाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें हमें थोड़ा एक चीज़ जो है वो हमें जो माइंड में रखना है कि ये कोई ऐसे कंपाउंड्स के लिए नहीं होगा जो नॉन एरोमेटिक है। अगर नॉन एरोमेटिक मान लो कोई कंपाउंड है, आप उसमें हक्कल रूल बना के 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो भी है दिखा के अगर सोच रहे हो कि हम उसमें फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम बना के वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो उस केस में इसको यूज़ नहीं करना है। तो ये थोड़ा माइंड में रखना है कि ये कब यूज होता है कब नहीं होता है। ये हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। ड्रॉ कैसे करते हैं फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम, तो इसका जो है थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के क्या होगा कि सडनली आप कहीं करने जाओगे किसी भी कंपाउंड में अप्लाई करने फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम, और वहाँ पे अगर आपने सही से पढ़ा हुआ नहीं है तो वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। तो जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है रिंग करंट का, वही अगर हम देखें तो वही कंसेप्ट होता है फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम का। फिर ये मोनोसाइक्लिक, सिर्फ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हीं के लिए अप्लाई करना है इस कंसेप्ट को। उसमें क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। साथ में यहाँ पे जब आप फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं तो आपको अफबाउ का प्रिंसिपल और हुंड का प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है वो एनर्जी लेवल में कैसे होता है। एक नया कंसेप्ट जो पूछा गया था, नया तो नहीं लेकिन मतलब एक ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर पूछा गया था IFS 2022 में। वहाँ पे क्या किया था, एक 5 मेंबर रिंग थी, ठीक है। जैसे मान लो ये 5 मेंबर रिंग है। अब इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और तीनों मतलब नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर करके, और उसमें पूछा गया था कि कौन सा एरोमेटिक ज़्यादा है कौन सा कम है। तो ये जो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड होता है कि कौन सा ज़्यादा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे वो इफ़ेक्ट होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में ये जो कंसेप्ट्स हैं ये जनरली हम पढ़ते ही नहीं है। हमें लगता है कि यार एरोमेटिसिटी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि एरोमेटिसिटी और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनको क्लब करके पोरफायरिन रिंग का, जैसे IFS 2013 का जो क्वेश्चन पूछोगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली वो समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन जो है वो एरोमेटिसिटी का है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, रिएक्शन करवाई गई है, रिएक्शन करवा के फिर पोरफायरिन रिंग फाइनल प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है कि उसकी एरोमेटिसिटी बताओ। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा, ये मैंने पूरा सॉल्व करके इसी में डाल दिया है PDF में, तो आप ये देख लेना। फिर एक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही कोरिन रिंग होता है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर एक होता है एरोमेटिसिटी और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ एरोमेटिसिटी को क्लब करके सैंडविच कंपाउंड्स का या फिर फेरोसिन करके, ऐसे करके जो है एरोमेटिसिटी पूछी जा सकती है, जैसा कि IFS में 2013 और 2017 में किया गया था। तो हमें लगेगा कि नहीं, एरोमेटिसिटी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने 4 चैप्टर उठा लिए। केमिकल बॉन्डिंग का भी कुछ मतलब कंसेप्ट उठेगा यहाँ पे, बायो इनऑर्गेनिक आ गया, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक आ गया, फिर यहाँ पे पेरिसाइक्लिक भी हो गया, और एक हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। ये रिएक्शन मतलब एक तरह से मान के चलो कि जो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबके कंसेप्ट यहाँ यूज होने वाले हैं। तो इस टॉपिक को सिर्फ लाइटली लेके कि एरोमेटिसिटी है, हक्कल का रूल होता है तो हमें आराम से निकाल लेंगे, कितने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। तो ये थोड़ा पढ़ के जाना इन चीज़ों के बारे में भी, तो उससे थोड़ा आपको ज़्यादा ही बेनिफिट होगा, क्योंकि बाकी लोग जो नहीं पढ़ के जाएंगे और जो पढ़ के जाएंगे उनमें डिफरेंस इतना ही हो जाएगा कि जो पढ़ के जाएंगे वो जल्दी कर पाएंगे अपना पेपर। तो वहाँ पे जो टाइम सेव होता है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो बाकी और क्वेश्चंस को अच्छे से करने में। फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है कि एरोमेटिसिटी जो होती है उसमें फिजिकल और केमिकल कंसिडरेशंस क्या क्या है। यहाँ से मैं बताऊंगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे कंसेप्ट्स जो होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, सिर्फ एरोमेटिसिटी नहीं पूछा जाता है, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी इंक्लूड हो जाता है, इसमें आपका थर्मोडाइनेमिक कंसेप्ट भी इंक्लूड हो जाता है, इसमें आपका स्पेक्ट्रो भी इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है कि सॉल्ट फॉर्मेशन का जो होता है, कभी कभी दो कंपाउंड देंगे, ये बोलेंगे एक का जो है पीपीटी फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है या फिर जो सोल्यूबिलिटी है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन दूसरे की नहीं है। तो ऐसे कंसेप्ट जहाँ पे आते हैं तो आपको सोचना है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म और वहाँ का पार्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी से रिलेटेड हो सकता है और होता ही है जनरली। तो आपको अगर पहला फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट ए का कोई फर्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है और वहाँ पे अगर ऐसा कंसेप्ट आ रहा है तो आप इसके बारे में थोड़ा माइंडफुल रहिए कि वहाँ डेफिनेटली ये कंसेप्ट एरोमेटिसिटी से रिलेटेड होगा। फिर हमारा कंसेप्ट होता है एसिडिटी का, जिसमें पीके हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन टेंडेंसी या हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन ऐसा कंसेप्ट दिखेगा। तो एसिडिटी से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एसिडिटी से हमें क्या होता है पीके वैल्यू दे के पूछ लेगा, या फिर हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज की जो कैपेसिटी होती है या फिर टेंडेंसी होती है वो कितना कौन एब्स्ट्रक्शन करता है नहीं करता है, फिर कॉन्जुगेट जो बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी उस पर डिपेंड करता है। वहाँ पे एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आता है। कभी कभी कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है, आगे हम देखेंगे कार्बोकेटाइन का या कार्बेनाइन का, उनका स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि डायरेक्टली कंसेप्ट रिलेटेड होता है एरोमेटिसिटी से। फिर आता है बेसिसिटी, उसमें पीकेबी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंसेप्ट, इनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं और जो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक रिएक्टेंट दिया होगा आपको, ठीक है, वो रिएक्टेंट जो है ऑलरेडी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, उसके बाद उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी, फिर एक आयोनिक स्पीसीज बनेगी, ठीक है, न्यूट्रल भी बन सकते हैं आयोनिक भी, उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसमें जो कार्बोकेटाइन बना इंटरमीडिएट या कार्बेनाइन बना, वहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन हो रही है, तो वहाँ पे एरोमेटिसिटी जो है पिक्चर में आ जाता है। सिमिलरली रिएक्टिविटी पूछी जाती है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शन करवा के फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि भाई ऐसे कर लो, आप दोनों कंपाउंड है, दो कंपाउंड दिए गए हैं और उनकी रिएक्टिविटी बताओ। यहीं पे एक रेट डिटरमाइनिंग आरडीएस का स्टेप भी आ सकता है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, क्यों होता है, और एक और कंसेप्ट जो है इसमें आगे जाके पूछा जा सकता है इंटरमीडिएट्स में और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, ठीक है। देन आता है डाइपोल मूवमेंट, इसमें आप कंसेप्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन ये पता होना चाहिए कि चार्ज सेपरेशन कब होता है कब नहीं होता है, फुलविन के केस में क्या करना है नहीं करना है, जो बाकी एजुलिन होता है उसमें क्या करना है। तो डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेशन, डाइपोल मूवमेंट का बारे में आगे फिर कंसेप्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन ये पता होना चाहिए। फिर आता है बॉन्ड लेंथ अल्ट्रेशन का, कि कंपाउंड की जो बॉन्ड लेंथ है वो, मान लो एक फिजिकल डाटा दे दिया कि ये कंपाउंड की बॉन्ड लेंथ थी, ये चेंज हो रही है या इसमें 3 टाइप की बॉन्ड लेंथ दिख रही है एक ही कंपाउंड में, तो आप डिफाइन करिए। तो उस केस में भी एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होता है। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन बैरियर, यहाँ पे एक कंसेप्ट काफ़ी पुराना, आई थिंक काफ़ी पहले पूछा गया था कि उसमें बॉन्ड रोटेशन क्यों नहीं हो पाता है या फिर बॉन्ड रोटेशन फास्ट क्यों है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं होते, सिंगल बॉन्ड करेक्टर होते हैं। सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने का रीज़न क्या है, दोनों जो रिंग होगी साइड वाली, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड ये है एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाता है, अब इसमें दोनों रिंग में जो चार्ज सेपरेशन होगा इसका, उसके बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं कि बॉन्ड रोटेशन हो
होगा या नहीं होगा। फिर कंसेप्ट आता है थर्मोडाइनमिक एविडेंस ऑफ एरोमेटिसिटी, जहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू, ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू, या फिर और भी कोई कंसेप्ट जो थर्मोडाइनमिक्स का डेल्टा जी की वैल्यू, ऐसे कुछ भी पुटअप करके आपसे उसको रिलेट करके पूछा जा सकता है एरोमेटिसिटी से। फिर हमारा होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शंस जो होती है कब देगा नहीं देगा, ठीक है। ये पूछ रहे हैं आजकल, एडिशन रिएक्शन के बारे में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसके बारे में भी आ रहे हैं, ARSC के बारे में भी। फिर हमारा होता है एरोमेटिसिटी में ही मैग्नेटिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि मैग्नेटिज्म जो है वो रिंग करंट जो है वो रिलेटेड होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो रिंग करंट का है कि कोई कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, डायामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, ठीक है, और कोई एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बिहेव कैसे कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछेंगे कि एरोमेटिक जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका 1H NMR में क्या मतलब कि केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ होते हैं या फिर कैसे वो बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं, यहाँ से स्पेक्ट्रो से रिलेट करके इसको पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं सिलेबस का एक और पोर्शन दिया गया है एनुलिन्स के बारे में। तो एनुलिन के नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, स्पेशली 10 एनुलिन, क्योंकि 10 एनुलिन ऐसी है जो 4 to 5 स्ट्रक्चर्स इसकी होती है अलग अलग करके। तो अलग अलग उनके सिस ट्रांस ऐसे करके, या ऑल सिस जो 5 हमारे पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, सिस होगा, ट्रांस होगा, ऑल सिस होगा, ऑल ट्रांस होगा, ऐसे वाले नोमेनक्लेचर पूछा गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए एनुलिन्स की, कि 8 एनुलिन कौन होती है, ठीक है, 10 एनुलिन क्या है, डायरेक्टली अगर पूछ ले तो इनके स्ट्रक्चर बने आने चाहिए और पता होना चाहिए कि 10 एनुलिन किसको बोलते हैं। अगर मैं बेंजीन की बात करूँ 6 एनुलिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, तभी पता होगा, तभी हम एग्ज़ाम में उसको डायरेक्टली उस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। फिर इसमें रिंग की साइज का या फिर हम कैविटी साइज का बोले तो वो कैसे एरोमेटिसिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। स्पेशली अगर हम प्लेनरिटी की बात करें तो वहाँ पे रिंग साइज का इनका इफेक्ट आता है, कैविटी का साइज जो होता है, वहीं पे स्टेरिक इफेक्ट्स जो आते हैं उसका भी कंसिडरेशन जो होता है वो भी पूछा जाता है, या फिर उसका इफेक्ट भी एरोमेटिसिटी पे पड़ता है। तो जो 16 एनुलिन है, 14 एनुलिन है, ठीक है, 18 एल्यूनिल है, इनमें मतलब जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ कंसेप्ट जो है एरोमेटिसिटी का उसमें ये चीज़ यूज होती है। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो वहाँ पे आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ये बोलते हैं कि वो वीकली एरोमेटिक है, ठीक है, कंप्लीटली एरोमेटिक नहीं है लेकिन वीकली एरोमेटिक है। तो ऐसे कंसेप्ट जहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं ना इनको आपको यूज करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 16 एडुलिन में मेरे को ये कंसेप्ट यूज करना है या नहीं करना है, ये वर्ड यूज करना है नहीं करना है। तो वो आप जब पढ़ते हो तो ऐसे कीवर्ड्स को अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर रखो कि इस कंपाउंड के लिए मैं ये वाला चीज़ यूज करूँगा या करूँगी, ठीक है। इसमें फिर आता है एक और कंसेप्ट जो आता है मोबियस कन्फॉर्मेशनलिटी का कंसेप्ट आता है कि जो प्लेनरिटी में ही एक मोबियस कन्फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट आता है कि जब रिंग का साइज बढ़ता है तो जो कन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है। तो उसको भी आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। फिर अगर मान लो कि आपको एनुलिन पे पूछा गया कि हकल रूल के अकॉर्डिंग एनुलिन पे बताना है कि वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। सिमिलर अगर आप क्वेश्चन को सिंपल सा बोलोगे कि 14 एल्यूनिन है वो एरोमेटिक है या नहीं है, उसको अगर हकल रूल से डिफाइन करने के लिए बोल दिया तो आपको सिर्फ हकल रूल के बेसिस पे बताना है, ना कि आपका जो एक्चुअल आंसर है वो लिखना है। तो ऐसे वाली चीज़ में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा था कन्फॉर्मेशनल मोबिलिटी वाला, मैंने गलती से शायद मोबियस कन्फॉर्मेशनलिटी ऐसा कुछ बढ़ दिया था, इसका मतलब है एक्चुअली ये वर्डिंग है कन्फॉर्मेशनल मोबिलिटी, ठीक है। क्योंकि जब रिंग का साइज बढ़ता है तो कैविटी का साइज बढ़ेगा
और कैविटी का साइज़ बढ़ेगा तो वहाँ पे इंट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है वो प्ले में आता है, कि जब कैविटी का साइज़ ज़्यादा होता है तो इंट्रैक्शन कम होता है, स्टेरिक इफेक्ट कम होते हैं। और कभी कभी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल सा, कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि आप एनुलिन को कैसे बनाओगे। मान लो कि 14 एनुलिन का प्रिपरेशन पूछ लिया या 16 एनुलिन का पूछ लिया, तो ये थोड़ा बहुत इनके बारे में एक एक रिएक्शन सबकी याद रखनी पड़ेगी हमें। कभी भी पूछा जा सकता है, ये थोड़ा अनटच्ड एरिया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला, क्योंकि बहुत कम बुक्स में इसको अच्छे से दिया गया है कि कैसे प्रिपेयर करोगे। फिर ट्रोपोन और ट्रोपोलोन, इनके बारे में आजकल ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया था, तो हो सकता है अब इसको अवॉइड भी कर दे। ट्रोपोन का जो है उसको बोला जाता है वीकली एरोमेटिक। अब वीकली एरोमेटिक, जब आप ट्रोपोन की एरोमेटिसिटी डिफाइन करने के लिए बोलेंगे, कभी भी क्वेश्चन आता है, तो आपको एरोमेटिक तो बताना ही उसमें कि ये एरोमेटिक होता है, लेकिन साथ में ये लिख के आना चाहिए बट इट इज़ एक्चुअली ए वीकली एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, उसके लिए फिर आपको जो है वो पता होना चाहिए कि एरोमेटिसिटी उसकी कम क्यों है। तो इसका एरोमेटिक करेक्टर जो है वो हक्कल रूल पे कैसे डिपेंड करता है, चार्ज सेपरेशन पे कैसे डिपेंड करता है, फिर इन दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, डाइपोल मूवमेंट कैसे डिफाइन होता है, और रिएक्शंस कौन कौन सी ये देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रोपोलोन की बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हुआ है, ट्रोप, ऑल और ऑन। ऑन जो होता है अपना कीटोन होता है, और ऑल जो होता है अल्कोहल का सफिक्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अगर नोमेनक्लेचर के बारे में पूछ ले तो पता होना चाहिए। फिर AR ऐसी रिएक्शंस देता है, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन देता है, तो यूपीएससी ने बहुत पुराना PYQ पूछा गया है, वापस पूछा जा सकता है, काफ़ी टाइम से इनकी रिएक्शंस नहीं पूछी जा रही है। तो रीमन टिमान रिएक्शन देता है, डाइएज़ोटाइजेशन देता है, नाइट्रेशन देता है, और भी 2-3 रिएक्शन होगी, लेकिन ये जो पूछी गई थी ये मैंने लिखी है। फिर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इनको एसिडिक और बेसिक मीडियम में रखते हैं ट्रोपोलोन को, तो इसकी जो एरोमेटिसिटी है या फिर इसकी स्टेबिलिटी है वो कैसे अफेक्ट होती है, कौन से मीडियम में ज़्यादा होगी, कौन से में कम होगी। फिर इन पे IR का डाटा पूछा जा सकता है, IR का डाटा देके, और उस IR के डाटा के बेसिस पे उसका जो यूटिलिटी है वो एरोमेटिसिटी में वो पूछा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, एक ट्रोपोलोन दे सकते हैं और कोई एक कीटोन या फिर 1,3 डाई कीटोन दे सकते हैं, उसके बेसिस पे उन दोनों का कंपैरिजन करवा के क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्टली ट्रोपोन पे नहीं आएगा, ट्रोपोन प्लस कीटोन प्लस 1,3 डाई कीटोन, इन तीनों का कंपैरिजन करवा के इनकी स्टेबिलिटी के बारे में या फिर इनका जो डाइपोल मूवमेंट है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या किस टाइप की ये रिएक्शंस देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आता है हमारा फुलविन। ठीक है, फुलविन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार एक क्वेश्चन 2025 में आई थिंक मे बी पूछा गया हो, मे बी आई थिंक इसको पहले ही बता दिया था कि ये नॉन एरोमेटिक है या कुछ कंपाउंड ऐसा है। तो इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना, जैसा आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम में वो एग्ज़ामिनर हमें बताता है कि हमें ये प्रूफ करना है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर वो नहीं बताता है तब जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि हमें पता है कि ये नॉन एरोमेटिक होता है या एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक होता है तो क्यों होता है, नॉन एरोमेटिक है तो क्यों है। लेकिन अगर एग्जामिनर बोल दे कि वो नॉन एरोमेटिक ही है तो हमें नॉन एरोमेटिक के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना कि आपका जो आंसर है वो एज पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए। एज पर मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में आता है, जो आपने पढ़ा हुआ है सिर्फ वो लिखना है कि बात करो। तो इसमें भी इसका एरोमेटिसिटी, ठीक है, अब ये एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक अगर डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो एरोमेटिक कैसे डिफाइन करोगे, नॉन एरोमेटिक कैसे करोगे। सिमिलरली नोमेनक्लेचर, फुलविन क्या होती है, फुलवलिन क्या होती है, ठीक है, पेंटाफुलविन क्या होती है, हेप्टाफुलविन क्या होता है। तो ये ऐसे वाले जो नोमेनक्लेचर हैं ये पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो वहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होगा तो आंसर आप नहीं निकल पाओगे। फिर इसमें भी डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, और इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ से कंसेप्ट, यहाँ से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ऐसा एरिया है जहाँ से अभी यूपीएससी पूछना स्टार्ट करेगा इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। फिर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे कंसेप्ट ज़्यादा निकलते हैं। सब्सटीट्यूटेड फुलविन और उनकी एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी,
तो इन तीनों इनमें क्या करेंगे, आपको 3 से 4 कंपाउंड देंगे सब्स्टिट्यूटेड फुलवीन के, और उनमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करवाएंगे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। तो उसमें यही जो कंसेप्ट है एरोमेटिसिटी वाला वही लगता है। तो वो आपको जब पता होगा तभी आप कर पाओगे। फिर इसमें एक और जो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट की जगह और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो उसका एरोमेटिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। देन आता है सिडनोन। सिडनोन का सिंपल सा बात है, सिडनोन का डायरेक्टली एरोमेटिसिटी पूछ लेगा। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिडनोन से वो इस एरिया से पूछे जाएंगे। सिडनोन को कंपैरिजन करवाया जाएगा इमिडाजोल से या पायरोल से, या फिर पायरोल को इमिडाजोल से। ठीक है। इन दो तीनों का मतलब एक ट्राइंगल बन रहा है। इन तीनों को कैसे भी कंपैरिजन करवा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर सिडनोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, और जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिडनोन से वो पूछा जाएगा सिडनोन का नाम सिडनोन क्यों पड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, तो इसमें आप देखना नोट्स में भी मिल जाएगा। तो ये पता होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे यूपीएससी कहीं पे भी कभी भी जा सकता है, तो मुझे लगता है इस एरिया में जाएगा वो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इधर और इसमें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम पूछ चुके हैं। पहले वाला एरोमेटिसिटी पूछ चुका है, इमिडाजोल के साथ उसका कंपैरिजन पूछ चुका है। फिर सिंपल क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि सिडनोन को मिजोआयोनिक कंपाउंड क्यों कंसिडर किया जाता है, और 1,2,3 ऑक्साडाइजोल्स क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मुझे लगता है ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये भी आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे। फिर सिडनोन की रिएक्शन नाइट्रेशन का पूछा गया है। अब इसमें केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पूछा जा सकता है, कीमो सेलेक्टिविटी और रीजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक हमने सेलेक्टिविटी के बारे में हमें पता ही है। ठीक है। रिएक्टिविटी या सेलेक्टिविटी के बारे में एक हमारा स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी होता है। तो ये 3 कंसेप्ट होते हैं। ठीक है। तो ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए, कीमो सेलेक्टिविटी क्या होता है, रीजियो सेलेक्टिविटी क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं सोर्सेज की, कि एरोमेटिसिटी अगर आपको पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ोगे, कौन कौन सी बुक्स है। ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर आपको बेस्ट कोई देखना है अगर वीडियोस का चैनल, तो सर्विसेज वॉरशिप करके एक यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर के काफ़ी अच्छे से वीडियोस बना रखे हैं। तो हर कंपाउंड के बारे में डिटेल्ड मतलब दे रखा है उन्होंने, और वो जियो केमिस्ट हैं आई थिंक सर, नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनके चैनल पे जाना, उन्होंने एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर पे अच्छे से पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रखे हैं और क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। फिर जो क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा ही आएगा तो वो जेरी मार्च से आता ही आता है। ठीक है। जेरी मार्च को अगर छोड़ दिया तो कैरी एंड सनबर्ग का जो 5th एडिशन है, इसका 7th या 8th एडिशन भी आ गया है, लेकिन 7th एडिशन अच्छा है। इसका 5th एडिशन में कुछ अच्छे जो एग्जाम्पल्स जो जेरी मार्च में नहीं है कैरी एंड सनबर्ग में है, वो आप देख लेना। कोई भी ऐसी स्टैंडर्ड बुक हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की जहाँ पे एरोमेटिसिटी को 4 मेंबर, 5 मेंबर, 3 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें एरोमेटिसिटी के बारे में जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी अगर मटेरियल मिलता है तो वो आप ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में। वहीं से ही हेट्रो एटम को कार्बन को रिप्लेस करके कोई ना कोई हेट्रो एटम, 1 या 2 हेट्रो एटम डाल देंगे, और अगर हमारे कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो अगर सही नहीं होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हम मात खा जाते हैं। एम तिवारी, निमेय तिवारी की जो वॉल्यूम 1 है उसमें एरोमेटिसिटी के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और उसमें भी काफ़ी अच्छा हमारा कवर हो जाएगा। डेविड क्लेन की बुक है 4th एडिशन, उसमें अच्छा मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। और पोला ब्रूस की 8th एडिशन, इसमें ज़्यादा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको और भी थोड़े जो एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी के कंसेप्ट हैं या फिर जो रिएक्शंस मैकेनिज्म के कंसेप्ट हैं, वहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन दोनों बुक्स में भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है। एक चीज़ थोड़ा याद रखना और इस चीज़ को थोड़ा नोट करके रखना कि जो इंडियन ऑथर्स की जो बुक है वहाँ पे काफ़ी सारे कंपाउंड्स के, काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन कुछ जो कंट्रोवर्शियल कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे क्या है कि जो पुराने कंसेप्ट हैं, अकल रूल है, या फिर आप काफ़ी सारे अगर
यूट्यूब पे चैनल भी देखोगे जो अच्छे अच्छे चैनल हैं, लेकिन उन्होंने भी गलत आंसर दे रखे हैं, क्योंकि जो इंडियन ऑथर की बुक्स है और इवन फॉरेन ऑथर की भी बुक्स हैं, वहाँ पे क्या है, कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को उन्होंने जो ओल्ड कंसेप्ट था उसके बेसिस पे डिफाइन कर रखा है। लेकिन जो रिसेंटली जो एडवांसेस हुए हैं उसमें जो कंपाउंड्स की जो एक मेथड होता है, आई थिंक फंक्शनल डेंसिटी कुछ मेथड होता है, उसके बेसिस पे आजकल जो कंपाउंड की एरोमेटिसिटी या फिर और जो चीज़ें डिफाइन होती है या स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो काफ़ी जो कंपाउंड के जो आंसर हैं वो चेंज हो गए हैं। मतलब उनको एरोमेटिक हम पहले बताते थे या नॉन एरोमेटिक बताते थे, आजकल वो एरोमेटिक है, या जिनको हम एंटी एरोमेटिक बताते थे वो एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गए। तो इनके बारे में थोड़ा आप मेरे नोट्स में भी हैं, थोड़े बहुत आपको इन बुक्स को पढ़ोगे तो जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है, हमेशा याद रखना एक और चीज़ मैं मतलब जनरली भूल जाता हूँ कि जब भी आप कोई बुक्स नोट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नोट्स के साथ एक स्टैंडर्ड बुक ज़रूर रखो। वहाँ पे आप ये गलती मत करना कि सिर्फ नोट्स में जो दिया है वही पढ़ के अपने जो है कंसेप्ट जो है बना रहे हो। नोट्स में गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं, तो हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स और वो भी जो फॉरेन ऑथर की बुक्स होती है, ठीक है, उन पे ज़्यादा रिलाई करो। जो जैसे जेरी मार्च है तो ये बेस्ट स्टैंडर्ड बुक है, कैरियन सनबर्ग की भी है, डेविड क्लेन की भी है। एन तिवारी में ठीक है, बट एन तिवारी में कुछ कुछ गलतियाँ हैं, लेकिन फिर भी अच्छी है। मतलब थोड़ा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे देखें तो मैंने ये पूरे PYQs में है, एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। PYQs मैंने एक साथ इसमें कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये रेट ऑफ हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, तो आपको डायरेक्टली पता ही नहीं लगेगा कि यार इस कंपाउंड में हो क्या रहा है। तो ये पता होना चाहिए ना, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहाँ से करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, अगर इसको निकालेंगे इसको निकालेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक जो है कंपाउंड 600 टाइम्स फास्टर देता है, दूसरा नहीं देता है। तो इसी चीज़ को डिफाइन कैसे करोगे आप, मतलब आंसर कैसे करोगे, तो ये एरोमेटिसिटी में आएगा। फिर मैंने बोला था ना, हेट्रोसाइकिल में जैसे बोरोन और फॉस्फोरस, ये प्लेस करके आपको कंपाउंड की एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिक पूछा गया है हक्कल रूल पे। अगर हक्कल रूल बोल दिया है कंपाउंड के लिए, तो आपको हक्कल रूल के जो भी क्राइटेरिया होते हैं 4-5, उनको यूज करना है। लेकिन अगर हक्कल रूल नहीं बोला है तो आप थोड़ा कॉशियस रहना कि क्या उस कंपाउंड के लिए हक्कल रूल लगेगा या नहीं लगेगा। ये देखो, ये केमिकल जो एप्लीकेशन होता है एरोमेटिसिटी का, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने पूरे जो PYQ है अच्छे से इसमें मैंने कर दिए हैं, आप एक बार इसको ज़रूर देख लेना। मैं इसका PDF जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा। एक और चीज़ है, कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ना डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड होगा नहीं होगा, या कॉन्जुगेशन में ऐसा लगेगा कि यार ये कंपाउंड तो मतलब नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। या कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिखेगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक होने की जगह वो हो जाएंगे नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको कॉशियस होना है। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन का एग्जांपल, मतलब इसका एग्जांपल लूँ, ये वाला एक क्वेश्चन, तो आप देखोगे ना यहाँ पे कि यार ये देखो, ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन पूरा दिख रहा है, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है। तो क्या हम इसको एंटी एरोमेटिक बता के आएंगे, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कॉशियस रहना है कि हम जब बात कर रहे हैं तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ रिंग के अंदर जो साइक्लिक सिस्टम होता है उसके अंदर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। आगे एक और कंपाउंड मैं दिखाता हूँ, उसके बारे में आप देखना कि वहाँ पे भी आंसर आपका जो है वो मतलब जो लगेगा वो हो, जरूरी ही नहीं है कि वही हो। ये जैसे कंपाउंड है, अब इसमें देखो यहाँ पे sp3 कार्बन है, ठीक है। अगर हम sp3 कार्बन को देख के अगर हम देखेंगे कि यार sp3 कार्बन होता है नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर हो जाएगा। लेकिन ये कंपाउंड में हमें क्या देखना है कि जो साइक्लिक सिस्टम है उसमें जो कॉन्जुगेशन है सिर्फ वहीं पे फोकस करना है। तो वहाँ के अगर हम कॉन्जुगेशन देखेंगे तो एक बेंजीन रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ट्रोपोलोन के बारे में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लग रहा है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कौन सा सिस्टम है, ये पता होना चाहिए। तो ऐसे करके जो भी होता है, मैंने काफ़ी सॉल्व किए हैं, बट आप लोग जो है बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अब जो है हमने
पेपर 1 में जो है चैप्टर एरोमेटिसिटी वाला हमने कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म वाला है, उसका छोटा सा टॉपिक है, तो उसको मतलब, लेकिन उसमें क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे जा रहे हैं, तो उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट हैं, क्या क्या यूज हो सकता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मैंने PYQ का पूरा बना लिया है, उसका भी मैं धीरे धीरे एनालिसिस लेके आऊँगा। तो जो भी ऐसे टॉपिक जैसे थर्मोडाइनमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो लेंदी टॉपिक हैं, तो ट्राई करूँगा कि उनमें अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि अदरवाइज़ जो वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो ठीक है, अभी आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप मुझे चैनल में बताना। और जो क्वेश्चन मैंने बोला था एक बार आप सोचना, इसका 10n-2 हकल जो नंबर होता है, ठीक है, एरोमेटिक होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में मुझे बताना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।